तो इंडिया चाइना रिलेशन को अगर हमें देखना है तो दो तीन जो बड़े इश्यूज़ हैं, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब फ्रेम किए जा सकते हैं। पहले तो ये प्रिडिक्शन हमारा होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चल रहा है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में जो स्ट्रेटजिक वॉर है वो उसका डायरेक्शन क्या है। अभी यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि 2025 टू 2030 इंडिया चाइना सेकेंड वॉर ये होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी कि ईस्टर्न लद्दाख जो है वो रीजन वो मोस्ट जो है वनरेबल रीजन बन रहा है और जहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन लगभग क्रिएट हो चुकी है और वो होगा। इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये बताया जा रहा है कि एक जो फ्रेजाइल जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त है वो वॉर लाइक सिचुएशन को जो है पॉसिबल बना रही है। कि जैसे एक पीसफुल जो है अगर दौर होता है, फेज होता है, तो वहाँ पर टॉक, डायलॉग, रिकॉन्सिलिएशन, बहुत से प्रोसेस वहाँ पर रहते हैं चैनल। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है तो वहाँ पर जिस तरीके का इंटेंस मतलब एक टेंशन क्रिएट है वर्ल्ड ऑर्डर में, तो वहाँ पर वॉर को जो है चूज़ करना ये कोई बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं है। तो एक तो फ्रेजाइल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इसको जो है पॉसिबल बना रहा है। दूसरा ये भी लॉजिक दिया जा रहा है कि जो असिमेट्रिक बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ चाइना है, इंडिया और चाइना के अगर हम कंसर्न में बात करें, तो ये चाइना को एक मिलिट्री एडवांटेज यहाँ पर दे रहा है कि वो इस चीज़ को लेकर आगे मूव कर सकता है। तीसरा, चाइना जो है वो 2027 तक अपना जो मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के थर्ड फेज़ को कंप्लीट कर लेगा। तो ये बोला जा रहा है कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत एडवांस हो जाएगा और इंडिया और चाइना बॉर्डर जो है वहाँ पर वो बहुत मतलब ज़बरदस्त प्रेजेंस वहाँ पर बना लेगा और ऑलरेडी उसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर उस वक्त अगर उसको वॉर करना हो तो ये बहुत मुश्किल काम यहाँ पर नहीं रहेगा। चौथा, ये बोला जा रहा है कि चाइना ईस्टर्न लद्दाख को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरी तरीके से और वो उसको टोटली कंट्रोल करना चाहता है और इसके पीछे जो उसका मोटिव है वो एनर्जी सिक्योरिटी है। वो चाहता है कि थ्रू ईस्टर्न लद्दाख को अगर वो कैप्चर करता है तो जो कासगढ़ से जो उसका वो सीपेक वहाँ पर कनेक्टेड है, इस पूरे रूट को फिर आगे कारगिल होते हुए पीओके, इसको पूरा का पूरा इस रूट को वो कैप्चर करने का उसका प्लान है। और इसके थ्रू जो है चाइना और पाकिस्तान यानी सिपेक और ईरान, तो इसके बीच में वो ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट को वहाँ पर स्टार्ट करना चाहता है। तो चाइना जो है वो एग्रेसिव है इस चीज़ को लेकर। अब कौन से सरकमस्टांसेस हैं जो इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना और सर यूएस। एक हाँ, सर एक बार फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। पहली चीज़ तो ये है कि एक फ्रेजाइल वर्ल्ड ऑर्डर है, मतलब एक अस्थिर विश्व व्यवस्था है जहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा, युद्ध मानसिकता का विकास हो चुका है और युद्ध जो है वो एक नेचुरल चॉइस माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, शांति, सुलह, संवाद, समझौते, इन सब का जो प्रोसेस है वो कमज़ोर पड़ा है। तो इसलिए युद्ध जो है वह कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता, मतलब युद्ध की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। दूसरा, हमने कहा चाइना का जो मिलिट्राइजेशन है, मतलब मिलिट्री का जो मॉडर्नाइजेशन है, टिल 2027 बोला जा रहा है कि थर्ड फेज़ जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो कंप्लीट कर लेगा। तो चाइना जो है इंडो चाइना बॉर्डर पर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और गलवान के समय से ही वो यहाँ पर उसके ट्रूप जो हैं वो एलएसी में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए जो है उसके पास एक तो मिलिट्री एडवांटेज, स्ट्रेटजिक एडवांटेज ऑलरेडी यहाँ पर इस एरिया में है, तो इसको वो चाहता है। और बेसिक जो उसका मोटिव है वो एनर्जी सिक्योरिटी को अपने वहाँ पर कैप्चर करना है कि ये जो पीओके का रूट है और ईस्टर्न लद्दाख, इनको कनेक्ट करके ईरान से ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर करना है। तो चाइना बहुत ही एग्रेसिव इस एजेंडे को लेकर है और ये यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है और अलग अलग जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन लोगों का भी एक तरीके का परसेप्शन है।
अब ये जो सिचुएशन है वो इसलिए बन रही है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और वो जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन का मूल वजह, बेसिक फैक्टर क्या है? पहला बेसिक फैक्टर ये है कि एक तो इंडिया यूएस लॉबी की तरफ जो है इंक्लाइंड है, क्वाड के फोरम पर, I2U2 के फोरम पर। और उससे भी बड़ी चीज़ है, मतलब इंडिया यूएस के जो है साथ है, ये तो एक बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर ये देखा जा रहा है कि इंडिया स्ट्रेटजिक वॉर अगेंस्ट चाइना वो लेकर चल रहा है, जो चाइना को प्रवोक कर रहा है और चाइना को एक थ्रेट क्रिएट हो रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब इसको जितना वो जो है आगे लेकर जाएगा, जितना एक्सटेंड करेगा चाइना इस चीज़ को, इंडिया और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा और उसके लिए ये अपना प्रोजेक्ट जो है वो फुलफ़िल करना इम्पॉसिबल होगा। अभी इस करेंट सिचुएशन में जो शक्ति संतुलन है वो पूरी तरीके से वो चाइना के फेवर में है। तो एसिमेट्री बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ चाइना ये यहाँ पर विजिबल है। तो चाइना एक अपॉर्चुनिटी जो उसके सामने, उसका लेवरेज जो है वो फ़ायदा उठाना चाहता है कि अभी इंडिया कमज़ोर है, अभी अटैक करो, अभी कंट्रोल यहाँ पर करो। तो ये वहाँ पर है। चाइना को इसमें एक और प्लस पॉइंट ये लग रहा है कि इंडिया जो है वह टोटली डिपेंडेंट रहा है अभी तक रशिया के आर्म्स इंपोर्ट पर। तो 36% अभी भी, पहले तो 60% तक अभी 2-4 साल पहले तक था, अभी भी 36% आर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम रशिया जो है इंडिया कर रहा है। तो चाइना को ये मालूम है कि जिस तरीके के रशिया की ओवर डिपेंडेंसी चाइना पे है, तो रशिया जो है वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया को मिलिट्री जो है सप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से यूक्रेन वॉर और इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, यूएस जो है इंडिया की डिफेंस सप्लाई नीड को मीट आउट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है यूक्रेन में और सप्लाई कर रहा है इजराइल में और वो उसकी प्रायोरिटी पर हैं। तो इसलिए भी जो है शायद जो है यूएस इस तरीके के इंडिया की नीड को फुलफ़िल ना कर पाए। ये सब लिवरेज दे रहा है चाइना को कि अब हम, मतलब ये उसको लग रहा है कि ये, मतलब अगर हमने लेट किया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 25 to 30 जो है ये बड़ा क्रूशियल है कि चाइना इस तरीके का स्टेप ले सकता है। चूँकि हमने कहा कि चाइना जो है वो स्ट्रेटजिक वॉर जो इंडिया के साथ चल रहा है, वह अनईजीनेस उसके लिए, उसके एम्बिशन जो एशियन एम्बिशन, ग्लोबल एम्बिशन है, वहाँ पर एक थ्रेट है। क्यों? क्योंकि एक तो जो है इंडिया जो है वह एक अल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल चॉइस जो है, अल्टरनेटिव चॉइस या नेचुरल चॉइस जो है चाइना का बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ जो है चाइना के इन्फ्लुएंस, जो इंडो पैसिफिक रीजन में उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वो वहाँ पर हर्डल क्रिएट कर रहा है। तो उसको लग रहा है कि भाई अगर जो है हमारी जगह पर इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर ले लेगा, अगर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में ये रोल प्ले करेगा, तो फिर चाइना का जो प्रेजेंस है, चाइना जो जिस तरीके की स्ट्रेटजिक हेजोमनी चाहता है वो वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये एक परसेप्शन यहाँ पर बन रहा है और यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि इंडिया को इसके लिए प्रिपेयर्ड होना होगा बहुत, मतलब अच्छे तरीके से। दूसरा एक और इशू यहाँ पर है कि चाइना एक और चीज़ ये देख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया में इंडिया कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में इंडिया को बॉर्डर एरिया में बहुत मजबूत कर देगा। तो अगर अभी नहीं तो फिर तो इंडिया मजबूत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अरुणाचल प्रदेश में, अब नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, अब मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि एक अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक जो है उसने टनल बनाया है और वो जो रोड है, वो मतलब जो हाईवे वो बना रहा है, वो अब ऑल वेदर जो है कनेक्टिविटी वो तवांग वैली से इंडिया का कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि अब रीच आउट, मतलब रीच वहाँ पर रहेगा तवांग में, तो कल को अगर कोई अटैक वगैरह होता है तो इंडिया मतलब प्रिपेयर्ड है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है इंडिया का है। तो अगर ये जितनी सेला टनल नाम है सर। हाँ हाँ सेला टनल। फिर से बोलना। सेला टनल। सेलन, सेला सेला ACLA सेला सेला टनल। सेला सेला टनल, यस ठीक है, सर। सही 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 यस बात सर। है। तो सेला टनल जो है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से इंडिया जो है अपने बॉर्डर इलाकों में डेवलपमेंट करता गया तो फिर चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों इस तरीके का जो है ऑब्जर्वेशन लोगों का आ रहा है कि ये सब फैक्टर्स हैं
कि जिनको जो है वो बहुत अच्छे से चाइना ऑब्जर्व कर रहा है और इसलिए इमीडिएट अटैक करने की प्रिपरेशन में वहाँ पर है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर कि जो मतलब कि टेंशन यहाँ पर बढ़ा रही हैं। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि इंडिया इस वक्त जो है वो कितनी तैयारी कर रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में इंडिया ने बहुत कुछ किया है। सबसे पहला जो काम किया है कि इंडिया ने इधर रिसेंटली जो है अपना मार्केट, जो डिफेंस मार्केट, उसको डाइवर्सिफाई किया है। और डाइवर्सिफिकेशन में जो है मतलब रशिया पर डिपेंडेंसी अब उतनी नहीं है, और इज़राइल और फ्रांस और यहाँ पर जो है यूएस यहाँ पर है। जापान के साथ लगभग डील हो चुकी है, और मतलब आने वाले समय में ये बोला जा रहा है कि जापान ने अभी अभी जो है अपना जो आर्म्स एक्सपोर्ट पर जो बैन वगैरह उसने लगाया था वो लिफ्ट किया है, हटाया है उसको, तो अब जो है वहाँ से भी मिलेगा। यानी और जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं डिफेंस मार्केट, वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है इंडिया। तो एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो मतलब इसका डिटरेंस है अगेंस्ट चाइना, वो इसने किया है। तो बहुत से लोग, जैसे राफेल लिया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि राफेल क्यों इंडिया ले रहा है, इतना ज़्यादा जो है 36 जो है हमने राफेल वहाँ पे शायद लिए हैं, तो इंडिया इतना ज़्यादा मतलब आर्म रेस में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। तो बहुत से लोगों का ये कहना है। तो आर्म रेस इसलिए क्योंकि अब देखिए फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे हर चीज़ तो गवर्नमेंट बताएगी नहीं कि ये टेंशन है, ये इशू है, ये सारी चीज़ें हैं, वो तो उसके प्रिपेयर्डनेस से पता चल जाता है। अगर एक नॉर्मल सिचुएशन होता तो इंडिया इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होती आर्म्स वगैरह को लेकर। तो चाहे वो फ्रांस से जो राफेल हमने परचेज़ किया है, यूएस से हमने बहुत से वेपन्स वहाँ पर लिए हैं, इजराइल से लेते रहे हैं, तो ये सब यहाँ पर पहला फैक्टर है। दूसरा जो है इंडिया क्या कर रहा है, जो इंडिजिनस जो उसके मतलब डिफेंस मार्केट है उसको बहुत मजबूत करने में लगा है थ्रू मेक इन इंडिया। एक तो डोमेस्टिक कंपनीज इंडिया की हैं और एक फॉरेन कंपनीज। तो बहुत से वेपन्स जो है वो इंडिया खुद अपने यहाँ प्रोड्यूस करा है, जिससे कल को किसी तरीके की डिपेंडेंसी और कंट्री पे ना हो। जैसे ब्रह्मोस हमने मतलब प्रोडक्शन किया और सेल भी वहाँ पर हम कर रहे हैं। इसराइल के साथ बराक 8 मिसाइल, उसका को प्रोडक्शन हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो इंडिया बहुत तेज़ी के साथ इस तरीके वाले भी प्रोसेस में लगा हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्म्स अपने यहाँ पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। अगर प्रोडक्शन हाउस अपने यहाँ पे रहेगा तो वॉर लाइक सिचुएशन में सप्लाई जो है वो कम से कम वहाँ पर नहीं रुकेगी, जो क्रिटिकल हमको वेपन्स वगैरह चाहिए। तो इसलिए जो है वो कर रहा है। तो मेक इन इंडिया में रशिया भी केमो हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर जो है डेवलप कर रहा है। इसराइल बराक हमने बताया, रशिया का साथ जो है हमने बताया कि ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का जो सेकेंड वर्जन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंडिया दूसरा लेवल पे कर रहा है। तीसरा इंडिया जो कर रहा है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री जो मॉडर्नाइजेशन अपने यहाँ पर है उसको कर रहा है। ये जो अग्निवीर स्कीम है बेसिकली इसी पर्पज़ से लाया गया। अग्निवीर जो स्कीम है ये इंडियन आर्मी को एक अपना जो है मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन में आर्म्स जो फोर्सेस हैं उनको अच्छा खासा जो है वो आर्म्स मतलब आर्मी पर्सन जो है प्रोवाइड करेगी, और जो है ये बर्डन भी नहीं रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी इंडिया जिस तरीके की दिख रही है उस हिसाब से उसको चाहिए सैनिक, मान लीजिए अभी आज भर्ती कर ले बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन वो तो फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा बहुत बड़ा। इतनी आर्मी को अगर भारत वो कर ले, भारत को तो डेवलपमेंट भी देखना है, तो उसको लग रहा है कि भाई जो है अगर हम ये 4 साल वाला लेकर आते हैं तो हमारे पास जो है कभी भी मिलिट्री की कमी नहीं रहेगी, और जो इकोनॉमिक बर्डन है हमारे ऊपर वो भी हमारे ऊपर नहीं बन पाएगा। इसलिए अभी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला कि भाई अग्निवीर अग्निवीर इतना आप लोग बोल रहे हैं, हम हर चीज़ कैसे आप लोगों के साथ शेयर करें कि क्या हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है और क्या हमारी प्रायोरिटीज़ है। तो हमको उस हिसाब से जो है प्लान बनाना होता है। तो इसका भी वजह यही है। तो एक तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है वो वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ इंडिया कर रहा है। इनके साथ साथ इंडिया और भी बहुत सी चीज़ें कर रहा है। अदर कंट्रीज़ के साथ कई ऐसे डिफेंस पैक्ट उसने किए हुए हैं जो इस तरीके के सिचुएशन में इंडिया को हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमने लेमोआ किया हुआ है आपका यूएस के साथ, जापान के साथ क्रॉस एक्विजिशन करके जो एग्रीमेंट हमने वहाँ पर किया है वो लेमोआ लाइक से मतलब एक एग्रीमेंट है जो जापान के साथ भी किया है लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए, और यूएस के साथ भी किया है, और रशिया के साथ बातचीत चल रही है। तो इससे जो है पैसिफिक रीजन में
इंडिया अपना एटलीस्ट प्रेजेंस बढ़ा ले। तो अगर कल को चाइना अटैक करता है हिमालयन रीजन में, तो इंडिया जो है पैसिफिक ओशन यानी साउथ चाइना सी में कम से कम साइकोलॉजिकल प्रेशर वहाँ पर चाइना पर क्रिएट कर सके। एक मतलब लेवरेज इंडिया भी लेकर चलना चाहता है। अगर कल को ये सब सिचुएशन क्रिएट हुआ तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें। इसका एक और एंगल से हमको ये समझना होगा कि इंडिया जो अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन कर रहा है वो ये चीज़ विजुलाइज करके कर रहा है कि 2 फ्रंट वॉर यहाँ पर पॉसिबल है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और बीच में इंडिया है। 2 फ्रंट वॉर वहाँ पर आएगा। और जिस तरीके का सिचुएशन है, यूएस वो रिलायबल पार्टनर नहीं है इंडिया के लिए। तो इंडिया को मतलब यूएस हेल्प करेगा, लेकिन इंडिया को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस करना होगा। तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। डीआरडीओ बहुत तेज़ी के साथ वह डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ जो इंडिया कर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है इन बॉर्डर एरियाज। इस वक्त जितने प्रोजेक्ट बॉर्डर इलाके में चल रहे हैं शायद वो इतने कभी भी चले होंगे। तो बहुत तेज़ी के साथ स्ट्रेटजिक हाईवे जो एयर स्ट्रिप है वो चीज़ें वहाँ पर चेक पोस्ट हैं और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है। इन सारी चीज़ों को जो है पूरे के पूरे जो है बॉर्डर इलाके में किया जा रहा है। और एक सप्लाई चेन जो है वो वहाँ पर मजबूत किया जा रहा है कि यू वॉर लाइक सिचुएशन में कोई डिसरप्शन सप्लाई चेन में ना हो हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी तक। तो ये भी इंडिया जो है यहाँ पर बड़े लेवल पे कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर चल रहा है। अब वॉर लाइक सिचुएशन जब भी आएगा तो ये समझना होगा कि उस वक्त जो है केवल आर्म्स नहीं होते, हथियार नहीं होते जिनसे लड़ाइयाँ होती हैं। वो ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ इकोनॉमिक वॉर आपको लड़ना पड़ता है। तो इंडिया जो है उसके लिए भी मेंटली अपने को प्रिपेयर कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत हो गया, वोकल फॉर लोकल हो गया, सेमीकंडक्टर, क्योंकि सबसे बड़ा हिट क्या लगेगा अगर इंडिया चाइना वॉर होता है तो सेमीकंडक्टर जो हमारा मार्केट है, ईवी का मार्केट है या इस तरीके से। तो इंडिया इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए या उस तरीके का स्कीम जो बना रहा है सेमीकंडक्टर के लिए, उसका रीज़न है कि वो जल्द से जल्द चाइना पर हर चीज़ के लिए अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बनी रहेगी वो वॉर लाइक सिचुएशन में वही बार्गेन करने का जो है रीज़न बनेगा। तो चाइना जो है वो बार्गेन करेगा इंडिया के साथ, उतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर उतना क्रिएट करेगा। तो इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी को क्रिएट करने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा इंडिया जो है अपने स्ट्रेटजिक मूव कई लेकर चल रहा है। यूएस से जो है बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी होने के बावजूद रशिया और ईरान के साथ रिलेशन बनाना, क्या ये इंडिया के लिए एक ब्लंडर है? क्या इंडिया एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक फॉल्ट कर रहा है यहाँ पर? तो वजह यह है कि इंडिया नहीं चाहता है कि इंडो चाइना वॉर में रशिया और ईरान जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इंडिया इसलिए जो है कम से कम न्यूट्रलाइजिंग मतलब कि एक प्रोसेस है, पॉलिसी है कि हम रशिया और ईरान भले हमारा हेल्प न करें लेकिन वो न्यूट्रल बने रहें। तो ये जो लड़ाई है केवल इंडो चाइना वॉर के रूप में देखी जाएगी। भारत बहुत से फ्रंट पर घिरा हुआ नहीं रहेगा। तो इंडिया इस चीज़ को भी यहाँ पर चाहता है। और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान की तालिबानी गवर्नमेंट के साथ भी इंडिया सॉफ्ट जो पॉलिसी लेकर चल रहा है, वह कोई मतलब क्रिटिक्स और कोई भी जब से 2021 से अब तालिबान आया है इंडिया बिल्कुल साइलेंट वहाँ पर है। तो हर एक लेवल पर इंडिया जो है कॉन्शस है और बड़ा अलर्ट है इन सब चीज़ों को लेकर। अब एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता है, इंडिया के पास एडवांटेज क्या है स्ट्रेटजिक जो है, जो चाइना के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो साउथ चाइना सी में ज़बरदस्त टेंशन यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। इंडिया ने ताइवान के साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तेज कर दिए हैं, जबकि वन चाइना पॉलिसी के थ्रू आज तक इंडिया ताइवान से जो है वह डिप्लोमेटिक रिलेशन तो एटलीस्ट नहीं बनाता था। ताइवान के प्रेसिडेंट ने जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ओथ लेने पर जो है वो कांग्रेट कहा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट पे उसको रिप्लाई किया। तो ये एक यहाँ पर जो है ये सिंबॉलिक मैसेज दे दिया गया है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है जो कि वो चाइना के ही अगेंस्ट यूज़ करेगा फिलीपींस अपने डिटरेंस के रूप में। वियतनाम के साथ हमारा सिक्योरिटी पार्टनरशिप दुनिया भर का चल रहा है साउथ चाइना सी में। तो इंडिया इस तरीके का भी एजेंडा लेकर चल रहा है कि अगर इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हम भी चाइना पे किस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना दोनों ही अपने अपने लेवल पर जो हैं वह प्रिपेयर्ड हैं कि कल को अगर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है तो दोनों कहीं से भी कमज़ोर वहाँ पर न पड़े। अब इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इकॉनमी ही सब कुछ आपका मैटर करेगी कि आप इस तरीके, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर होंगे, न्यूक्लियर वॉर नहीं होंगे अगर इंडिया चाइना के बीच में होते हैं। और कन्वेंशनल वॉर जो होते हैं वो लंबे खिंचते हैं, जैसे हमने रशिया और यूक्रेन और इसराइल और पैलेस्टाइन के लेवल पे देखा है। तो कन्वेंशनल वॉर अगर होता है लंबा खींचेगा, और लंबा अगर खिंचता है तो आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट हैं, उन पे उसका असर पड़ सकता है। तो इंडिया को इस लेवल पे भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ स्ट्रेटजिस्ट का मानना है कि इस तरीके के प्रिडिक्शन अजम्पशन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री हैं और चाइना के कंपेरेटिव इंडिया कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन इंडिया भी जो है हाल के सालों वर्षों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिफेंस के लेवल पे जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वह अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। छोटे मोटे जो झड़प हैं और जो इन्फिल्ट्रेशन चाइना के थ्रू होते हैं वो पॉसिबल हैं LAC के लेवल पे, क्योंकि वो उसका जोग्राफिकल टेरेन ऐसा है। लेकिन अगर लार्ज स्केल जो है वॉर सिचुएशन क्रिएट होता है तो इंडिया कैपेबल है कि वो चाइना को रोक सकता है, और चाइना को जो है यहाँ पे इसका खामियाजा भी हो सकता है, मतलब चाइना को भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है जो उसकी ग्लोबल सुप्रीमेसी और हेजेमनी है। तो इसलिए चाइना भी कैलकुलेटिव रिस्क ही लेगा अगर इंडिया के मामले में करेगा। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये केवल अजम्पशन है, लेकिन जो है एक बड़ा मतलब स्ट्रेटजिक क्लास है जो कि ये बोल रहा है कि भाई अब तो वॉर के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो एक तो ये डिबेट अभी इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। दूसरा बड़ा इशू है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो स्ट्रेटजिक वॉर चल रहा है, उस स्ट्रेटजिक वॉर में जो पहला चाइना के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि चाइना क्या स्ट्रेटजिक वॉर लेके चल रहा है। देखिए, चाइना एक यूनिपोलर एशिया चाहता है और एशिया ड्रीम लेके वो चल रहा है। अभी चाइना के 3 पिलर हैं जो ग्लोबल स्ट्रेटजी उसका है। पहला ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GDI, दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI और तीसरा ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव GCI। ये 3 जो हैं उसके सबसे बड़े टूल हैं। तो एक तो वह बहुत से कंट्री का सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है, डिफेंस पार्टनर बन रहा है। दूसरा डेवलपमेंट पार्टनर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर ट्रेड, सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, इन्वेस्टर वो बन रहा है। और तीसरा कल्चरल डिप्लोमेसी को भी चाइना बहुत तेज़ी के साथ मजबूत कर रहा है, जिससे वो अपने इमेज को बेहतर तरीके से बिल्ड कर सके। तो ये चीज़ें चल रहा है। इसके अलावा चाइना अपने जो है फेस वैल्यू को बढ़ाना चाहता है और अपने आप को बहुत अच्छे से जो है एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में लाना चाहता है। तो चाइना पीस मेकर के रूप में, शांति निर्माता के रूप में अपना रोल इस्टेब्लिश कराया। जैसे अभी जो है उसने सऊदी अरब ईरान के बीच में मीडिएशन कराया। इवन सऊदी अरब ने अभी रेड सी में जो हौदी रिबेलियन है तो उनके अगेंस्ट चाइना से हेल्प मांगा था कि आप आइए, सिक्योरिटी प्रोवाइडर आप हैं यहाँ पे। तो सऊदी अरब इस तरीके से चाइना से बोल रहा है। इसी तरीके से जो है इज़राइल पैलेस्टाइन के मामले में भी चाइना ने ऑफ़र किया था, प्रपोजल दिया था कि हम मीडिएशन कराना चाहते हैं। तो चाइना एक पीस मेकर के रूप में वो अपने रोल को प्ले करना चाहता है और अपना हेजेमनी बनाना चाहता है। अब चाइना ये जो काम कर रहा है इसमें उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इंडिया है। तो इंडिया को इनसर्कल कर रहा है। इंडिया को इनसर्कल किस तरीके से कर रहा है? पहला तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के थ्रू, सितवे पोर्ट से लेके चटगांव पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट या ग्वादर पोर्ट, ये पूरा जो है बे ऑफ बंगाल से लेके अरबियन सी तक वह इंडिया को इनसर्कल यहाँ पे कर रहा है और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल हो भी चुका है। दूसरा जो वेस्टर्न फ्रंट है इंडिया का, पाकिस्तान का, वहाँ पर सीपेक के जरिए इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा नेपाल में आपको मालूम है कि KP ओली की गवर्नमेंट आ गई है और ये माना जाता है कि इस पूरे प्रोसेस में चाइना का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। मतलब चाइना नेपाल के साथ जितना खेल सकता है हर तरीके से खेल रहा है और उसका वजह है कि नेपाल में एंटी इंडियन जो सेंटिमेंट है वो बहुत मजबूत हो चुके हैं।
तो प्रचंड हर गए हैं, केपी ओली की गवर्नमेंट बन चुकी है। नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट पर चाइना काम कर रहा है। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है वो एक तो नेपाल को तिब्बत से जोड़ेगा, लेकिन आगे नेपाल को सिपेक से जोड़ने का और वहाँ से म्यांमार तक पहुँचने का, यानी पूरे नदर्न हिमालयन रेंज में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हिमालय वह एक पूरा का पूरा यहाँ पर जो है डेवलपमेंट करना चाहता है। इसके थ्रू जो है नॉर्थ फ्रंट से जो है वह इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कराना चाहता है। तो चारों तरफ से जो है उसने इंसर्किल कर लिया है। इंडिया के नेबर कंट्री में एंटी इंडियन जो सेंटिमेंट है, चाइना उसके लिए सब कुछ कर रहा है और यही वजह है कि इंडिया आउट कैंपेन अचानक पिछले कुछ 5 सालों में वह इंडिया के नेबरहुड में दिखने लगा, क्योंकि इंडिया ने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट किया उसका रिजल्ट ये आने लगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस और हेजेमनी कम होने लगा था। लेकिन अचानक जो है मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन आया, अभी बांग्लादेश में वहाँ पर बात चल रही है, इवन श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे इंडिया आउट कैंपेन जो है उसको लीड कर सकते हैं, नेपाल में इंडिया आउट कैंपेन तो रहा ही है। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, इंडिया को साउथ एशिया में पूरी तरीके से इंसर्किल करना और यहाँ के पॉलिटिक्स में बिल्कुल ट्रैप कर लेना, ये चाइना की एक पॉलिसी यहाँ पर सीधे सीधे दिख रही है। तो चाइना जो है पहले तो रीजनल लेवल पर ही इंडिया को जो है वह इंसर्किल कर रहा है, इंडो मतलब कि ओशन में और साउथ एशियन जो मतलब सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर। तो एक तो ये बड़ा इशू जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये आ रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है कि ट्रेड वॉर जो मतलब ट्रेड में अगर हम देखें तो इंडिया का चाइना पर ओवर डिपेंडेंसी, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फिर से बन चुका है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट वहाँ पर हो रहा है, जिसका इस्तेमाल जो है चाइना वो खुद इंडिया के ही अगेंस्ट करेगा। तो यहाँ पर चाइना जो है वो इकोनॉमिकली भी जो है इंडिया को अपना एक विक्टिम बना रहा है। और एक बड़ा चीज़ जो चाइना कर रहा है वह इंडिया को डंपिंग यार्ड बना के रख दिया है। कारण क्या है कि जब से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है तो यूएस ने जो टैरिफ अपने यहाँ पर बढ़ाए हैं, तो चाइना का जो ईवी प्रोडक्ट है, सेमीकंडक्टर है, ये सब अब यूएस के मार्केट में इजीली नहीं पहुँच रहे हैं। तो चाइना उसको क्या करना चाहता है, इंडियन मार्केट में डंप कर देना चाहता है, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा इंपोर्टर है ईवी और इन सब चीज़ों का, सेमीकंडक्टर का। तो ये डंप अगर कर रहा है तो इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ है कि भाई आपके पास अगर जो है सस्ता चीज़ मिल जाए तो क्या ही गलत है, आप भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन नेगेटिव ये है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डिफिसिट है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जाएगा और ये जो है यहाँ पर इंडिया के स्ट्रेटजिकली जो है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक तरीके से चाइना को मजबूत होने की वजह बन रहा है। यूएस ट्रेड वॉर करके चाइना को कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन अकेला इंडिया अगर $100 बिलियन जो है चाइना को कमा के दे रहा है, मतलब उसको दे रहा है, तो ये तो चाइना का जो है ये मतलब सरप्लस हो रहा है। यहाँ पे जो घाटा वहाँ पर यूएस के साथ ट्रेड करके हो रहा था, मतलब उसमें हो रहा है, उसको वो इंडिया से कंपनसेट करेगा। तो ये चाइना को मजबूत करेगा यहाँ पे। तो इसलिए जो है यहाँ पे चाइना इस मामले में भी आगे है। फिर चाइना और क्या कर रहा है, कई तरीके के मल्टीपल डिस्प्यूट्स जो है वह इंडिया के साथ क्रिएट कर रहा है, जिससे कई फ्रंट पर जो है वह एक साथ इंडिया को परेशान कर सके। तो उसमें एक है ब्रह्मपुत्रा रिवर, कि वहाँ पर जो है वो एक ग्रेट बेंड डैम, ग्रेट बेंड BEND बेंड डैम प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है डैम वहाँ पर बना रहा है, जिससे वाटर का डाइवर्जेंस किया जा सके। तो इससे, और दूसरा डैम का एक पर्पज़ और भी है, ब्रह्माचलानी का कहना है कि ये वाटर बॉम्ब की तरीके से इसको वो यूज़ करना चाहता है कि आर्टिफिशियल फ्लड जो है वो अचानक क्रिएट करे और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है वह पूरी तरीके से फ्लड में जो है वहाँ पर तब्दील होगा और बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर होगा। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर जो है वेपन है, मतलब अलग अलग जो है टूल्स हैं जिनसे चाइना इंडिया को इंसर्किल करने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहा है। फिर चाइना जो है एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कर रहा है कि चाइना जो है वो अब धीरे धीरे अपना जो एक एक्सपेंसन है वो करना चाहता है। मतलब ये जो इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रेटजिक जो कन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स है, इनको और जगहों पर ले जाने की कोशिश वहाँ पर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि सबसे बड़ी चीज़ है ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लो,
और इंडिया को वहाँ पर इंसर्किल कर लो। तो इसने क्या किया है कि जिस तरीके से जिबूती में अपना मिलिट्री बेस वहाँ पर बनाया हुआ है, ग्वादर पोर्ट जो इसने बनाया है, वो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पर उसने बनाए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो इस रीजन में उसको इंसर्किल, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन में इन सब का फ्यूचर को अगर वो मतलब सोच रहा है, तो ये सोच के बना रहा है ना कि इस सब चीज़ों का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट वहाँ पे किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इंडिया को इंसर्किल करने के जितने तरीके हो सकते हैं वो चाइना यहाँ पर लेकर चल रहा है। अब सवाल ये है कि इंडिया का रिस्पॉन्ड किस तरीके का और कितना रिलायबल है इंडिया का रिस्पॉन्ड। क्या वाकई इंडिया चाइना से मतलब एक अनवांटेड पावर पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है इंडिया? क्या इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रेटजिक ब्लंडर किया है, मिस कैलकुलेशन किया है चाइना के साथ, जो है जिस तरीके से वो टेंस इन्वायरमेंट वहाँ पर बना रहा है, या फिर जो है इंडिया कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे यहाँ पर बढ़ रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? पहली चीज़ है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, तो इसी तरीके से एक अनऑफिशियल पॉलिसी है डायमंड नेकलेस पॉलिसी। और डायमंड नेकलेस पॉलिसी जो है वह बताती है कि इंडिया का प्रेजेंस चाइना के नेबरहुड में वहाँ पर मजबूत हो। तो इंडिया ने क्या किया है कि सेंट्रल एशिया में तेज़ी के साथ अपने जो है रिलेशन इम्प्रूव करने स्टार्ट किए हैं। चाबहार पोर्ट इस पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा स्टेप इंडिया का है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनका जो सबसे बड़ा ऑब्सेशन है वह है इंडियन ओशन तक रीच का, और ये इंडियन ओशन तक उसे कोई अगर पहुंचा सकता है तो इंडिया पहुंचा सकता है चाबहार पोर्ट के थ्रू। अफ़गानिस्तान के साथ हमने जो है जारान दिलराम हाईवे के थ्रू कनेक्टिविटी कर दिया है, अब वहाँ से हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी करना है। तो इसलिए जो है ये एक बड़ा जो है गेम प्लान इंडिया का है कि भाई ऐसा है कि सेंट्रल एशिया जो है उसको कैसे हम अपनी तरफ टिल्ट करें, मोड़े। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया रशिया के बहुत नज़दीक जा रहा है, क्योंकि इंडिया अगर रशिया के नज़दीक अगर जाता है, जैसे हमने कहा न्यूट्रलाइज जो करेगा करेगा थ्रू रशिया, सेंट्रल एशिया में इंडिया जो है वो एक बड़ा प्लेयर वहाँ पर बन सकता है। अभी इसीलिए बहुत लंबे समय से लॉन्ग अवेटेड जो है कनेक्टिविटी स्कीम हमारी थी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। तो इस पर लोगों का कहना था कि ये केवल इमेजिनेशन है, ये कभी इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। अभी जो है रशिया ने चाइना को कोल सप्लाई किया है इसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के थ्रू, मतलब रशिया, अज़रबैजान, ईरान और इंडिया, इनके बीच में ये पूरा ट्रेन यहाँ पर चला, एक रेलवे जो है वहाँ पर कनेक्टिविटी। तो अभी जो है इस चीज़ को मतलब एक आप ये कहिए कि ये जो कंसेप्ट था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का, इस पर कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन उसको स्टार्ट कर दिया गया केवल वो दिखाने के लिए कि इंडिया देखो पहुंच गया है, अब रशिया, इंडिया पहुंच गया है सेंट्रल एशिया। तो ये एक मैसेज जो है इंडिया वहाँ पर दे रहा है चाइना को कि अब हम सेंट्रल एशिया में आ रहे हैं, तो अगर आपने कुछ किया हमारे ऊपर अटैक वगैरह, तो हम भी वहाँ पर आपके खिलाफ कोई ना कोई काम कर सकते हैं। दूसरा, मंगोलिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हमारा जो सेंट्रल प्लेयर है मंगोलिया है। तो मंगोलिया जो है वो चाइना से बिल्कुल परेशान है और वहाँ के थ्रू इंडिया मतलब जो है चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। और तीसरा, जो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और आसियान है, यहाँ पर इंडिया जिस तरीके से प्रेजेंस बना रहा है और वो सीधे वहाँ पर ऐसे बहुत से स्टेप इंडिया ले रहा है जो चाइना के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे, जैसे फिलीपींस को आर्म्स सप्लाई करना, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन वहाँ पर बनाने की कोशिश करना। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं कि इंडिया जो है वो चाइना को इंसर्कल कर रहा है। और तीसरा, इंडिया भी चाइना को लेकर डिफेंसिव एटीट्यूड तो नहीं मतलब वो शो कर रहा है। इंडिया के पास प्लस यही चीज़ होने वाला है कि अगर वो चाइना को ये मतलब चाइना के अंदर फियर फैक्टर क्रिएट करते, क्योंकि असिमेट्री है बैलेंस ऑफ पावर का, तो ऐसे में चाइना तो डरेगा नहीं, लेकिन आप चाइना के अंदर अगर फियर फैक्टर कर दिए तो चाइना बैकफुट पे जा सकता है। और वो फियर फैक्टर क्या है? चाइना के इंटरनल मैटर्स। तिब्बत जो है वह चाइना का जो सबसे सेंसिटिव इलाका है और वन चाइना पॉलिसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। तिब्बत में इंडिया ने पिछले 5 साल में देखिए क्या क्या काम किया। पहला तो तिब्बतन स्पेशल फोर्स इंडिया की आर्मी में है, ये पहली बार पब्लिकली डिस्क्लोज किया। और तिब्बती जो है जो एक पर्सन थे उनको वहाँ पर जो है शहीद का दर्जा दिया। फिर यहाँ पर जो है
दूसरा कि दलाई लामा को तवांग वैली में जाने का इजाज़त वहाँ पर दिया, जिस पर चाइना का ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन था। तीसरा जो है, इंडिया ने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो ये किया कि जो यूएस का जो एक्ट है तिब्बतन रीजन के लिए कि दलाई लामा, नेक्स्ट दलाई लामा जो है आउटसाइड तिब्बत हो सकते हैं, इंडिया उसका भी सपोर्टर है। चौथा, अभी जो है चाइना ने 30 अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जो थे उनका नाम चेंज किया था। इंडिया ने उसके रिएक्शन में तिब्बत के 30 जो हैं नाम वहाँ पर चेंज किए हैं, और इवन अपने ऑफिशियल मैप जो 2019 था उसमें लद्दाख में साइचिन को भी वहाँ पर शो किया गया था। तो इंडिया भी जो है एक परसेप्शन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर ये लेकर यहाँ पर चल रहा है। इंडिया जो वन चाइना पॉलिसी में आज तक फेथ रखता था, अब वहाँ पर भी वो अपनी पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस लेके आ रहा है। जैसे हांगकांग में ह्यूमन राइट प्रोटेस्ट जब 2020 में हो रहे थे, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में इस इशूज़ को रेज़ किया था। ताइवान के साथ देख ही रहे हैं रिलेशन, वहाँ बहुत तेज़ी के साथ इंडिया बिल्ड कर रहा है, और तिब्बत का तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ चल रही है। तो इंडिया वो अपने चाइना को लेकर जो ट्रेडिशनल वहाँ पर एक सॉफ्ट एटीट्यूड होता था, अब उसमें एक एग्रेशन दिख रहा है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक्स दिख रहा है, जिससे कि चाइना बैकफुट पे जाए। तो इंडिया ये भी काम कर रहा है। तीसरा इंडिया जो काम यहाँ पर कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, वो ये कर रहा है कि चाइना का जो इंडो पैसिफिक रीजन में वह एक मोनोपोली है, वह उसको चैलेंज कर रहा है। और कैसे कर रहा है कि वो चाइना के तरीके से रोल प्ले कर रहा है। मतलब जो चाइना ऑफर कर रहा है, जो चाइना यहाँ पर जिस तरीके से इनके अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, सेम जो है इंडिया चाइना की डिपेंडेंसी इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उन पर चाइना की डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया का, मतलब इंडिया जो चाइना को इनसर्किल कर रहा है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये भी इंडिया के फेवर में यहाँ पर जा रहा है। फिर इंडिया जो है जो और काम कर रहा है, इंडिया ने यूएस लॉबी के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ाई, तो क्वाड के फोरम पर है, तो वो भी एक प्रेशर वहाँ पर बिल्ड कर रहा है। रशिया ईरान के साथ न्यूट्रलाइज मतलब कर रहा है चाइना के सपोर्ट को वहाँ पे, तो वो भी इंडिया वहाँ पर लेकर चल रहा है। तो यानी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तक इंडिया जो है वह चाइना के लिए अपने को प्रिपेयर्ड कर रहा है। वॉर लाइक सिचुएशन अगर होता है तो इंडिया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये इंडिया का अपने तरीके का मैसेज यहाँ पर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही। और रही बात साउथ एशियन रीजन में, तो यहाँ पर भी इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस ला रहा है। जैसे श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन में हेल्प किया, तो रानिल विक्रमसिंघे वहाँ पर हैं। इंडिया का प्रेजेंस अब श्रीलंका में पहले से ज़्यादा है, क्योंकि श्रीलंका में के डेवलपमेंट में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे टूरिस्ट जो इंडियन हैं वो श्रीलंका को वहाँ पर चुन रहे हैं। वहाँ कल्चरल जो है लिंकेजेस बढ़ा रहा है। जैसे सीता अम्मन टेम्पल अभी श्रीलंका ने बिल्ड किया है, और सरयू नदी से जो है वहाँ पे वाटर लाया गया, तो ये भी यहाँ पर इंडिया किया है। फिर तालिबान के साथ जो है सॉफ्ट पॉलिसी लेकर चल रहा है, जिससे पाकिस्तान को काउंटर कर सके, और ईरान के साथ जो है अपने रिलेशन बेहतर कर लिया। फिर यहाँ पर जो है भूटान में गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है, जिससे कि भूटान में भी जो इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट हो रहा है उसको कम किया जा सके। अभी प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को ये बोला है कि भाई हम तीस्ता रिवर का जो डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन करने के लिए अब काम करेंगे। अब इंडिया ने इंडिकेशन दे दिया कि जिससे कल को बांग्लादेश जो है वो चाइना की लॉबी में न जाए, मतलब इंडिया को लेकर चाइना की लॉबी में न जाए। बाकी चाइना से तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप रहेगी। और तीस्ता रिवर पे एक कम्प्रिहेंसिव जो है प्लान प्रोजेक्ट जो है तीस्ता रिवर डेवलपमेंट कम्प्रिहेंसिव प्लान, वो उसमें अभी तक ये था कि चाइना 2016 में ये बांग्लादेश के साथ वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। और तीस्ता रिवर में जो ये प्लान जहाँ पे बन रहा था मैनेजमेंट का, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक है, तो इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न था। अभी इंडिया ने उसमें कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मतलब कि नेबर कंट्री में जहाँ जहाँ पर चाइना जो है उसका प्रेजेंस रहा है, इंडिया वहाँ पर काम तेज़ी के साथ कर रहा है। अभी इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम है वो 3 है। पाकिस्तान, इंडिया के लिए प्रॉब्लम है मालदीव, और इंडिया के लिए प्रॉब्लम है नेपाल। नेपाल के जो सिचुएशन है
अगले एक हफ्ते 10 दिनों में वो क्लियर होंगे कि केपी ओली जो है वो क्या पहले ही दिन से एंटी इंडियन जो उनका अपना रहा एटीट्यूड वो लेकर चलते हैं, या फिर कुछ इंडिया प्रेशर टैक्टिक्स करती है और उससे चीज़ें वहाँ पर इम्प्रूव होती हैं। लेकिन इंडिया साउथ एशिया में भी अपने को ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर बताते हैं कि इंडिया जो है वो एक कैपेबल तरीके से चाइना को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये डिपेंड करेगा इन फ्यूचर जो है कि क्या होगा। अब एक और चीज़ है, सजेशन वाली बात है कि इंडिया को क्या वाकई चाइना के साथ रिलेशन को जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जवाब है बिल्कुल, नेबर कंट्री हैं तो नेबर कंट्री को लेकर हमेशा जो है हमारा जो अप्रोच होना चाहिए कि हम जो है जितने भी डायलॉग हैं वो सब कर सकें। लेकिन चाइना जिस तरीके के मूड में अभी लास्ट 16 मंथ से हमारे यहाँ चाइना का कोई एम्बेसडर ही नहीं है, तो इससे पता चलता है कि कितना टेंस एनवायरनमेंट है। तो इंडिया जो है उसको यहाँ पे करना चाहिए। और बहुत से लोगों का कहना है कि इंडिया रशिया से जो प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहा है, बेसिकली रशिया के थ्रू वह चाइना के साथ रिलेशन को रीअप्रोचमेंट जो पॉलिसी है इंडिया की वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो एक तो इंडिया को चाइना के साथ जो है धीरे धीरे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को अलर्ट, क्योंकि 1962 वह उसके पहले इंडिया ने पंसिल जो है एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ और सब अच्छा अच्छा फील गुड वाला फील था, लेकिन वहाँ पर अटैक हुआ। तो इंडिया को बिल्कुल भी चाइना को के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए और अपना प्रिपेयर्डनेस जो है वो बनाए रखना चाहिए और यहाँ पर जो है उसके लिए तैयार। फिर यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यूएस के ब्लॉक में जो है चाइना न जाए, तो ये भी वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो इंडिया जो है ऐसा नहीं है कि मतलब यूएस के ब्लॉक में अगर नहीं जाता है, मतलब यूएस के साथ अगर रिलेशन डिस्टेंस बनाता है तो बेसिकली उसके लिए प्रॉब्लम वहाँ पे रहेगी। तो यूएस के साथ भी रिलेशन बना के रखे और रशिया के साथ भी रिलेशन बना के रख सके, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये हैं। तो अब जो है कल इसके आगे हम लोग अगले कंट्री की तरफ चलेंगे। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे मालदीव्स को लेके इस वाले बजट में मतलब उनका जो ग्रांट था वो पहले की तुलना में बढ़ाया गया, राइट? और ये जो शपथ ग्रहण में आए थे वहां के राष्ट्रपति, तो शपथ ग्रहण में आने से क्या मतलब ये चीज क्या रिलेशन बैक टू नॉर्मल हो रहे इंडिया मालदीव्स के क्या? नहीं नहीं, रिलेशन क्यों नॉर्मल होंगे? ये सब चीज़ें मतलब एक हेल्दी डिप्लोमेटिक कल्चर का इंडिकेशन है कि आप एफर्ट ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो बेस है मतलब मोइजू का आना जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई इंडिया आउट कैंपेन्स के थ्रू आया हुआ आदमी है, चाइना का सपोर्ट है। चाइना कैसे अपना सपोर्ट वापस ले ले, मतलब मोइजू को कैसे छोड़ देगा? तो वहाँ पर इंडिया बस ये चाहता है कि जो भी नेबर कंट्री हैं उनके साथ इतना तो कम से कम रिलेशन बना रहे कि वो इंडिया के फेवर में ना हो तो इंडिया के अगेंस्ट भी ना हो। आप चाइना से रिलेशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मत बनाइए ना। ये वहाँ पर है प्रिज्मेटिक चीजें कि मतलब एक प्रिज्म से दो चीजों को मत देखिए, राइट? ये अलग अलग करके देखिए, भारत अलग है आपके। ठीक है। फिर इस समय क्या दिक्कत? कल इसके टॉपिक क्या रहेगा? कल का टॉपिक मेरे रशिया, एक इंडिया रशिया कर लेंगे। इंडिया रशिया, इंडिया जापान। ठीक इंडिया रशिया इंडिया जापान दोनों, ठीक है। हाँ।